हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। तो आज राजस्थान के भौतिक विभाजन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये ब्रह्मास्त्र किताब है, तो इसको आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। ठीक है। राजस्थान में जो इस टॉपिक से जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते हैं वो सब बताऊंगा मैं। राजस्थान में गोंडवाना लैंड एवं तैतीस सागर के अवशेष पाए जाते हैं। ठीक है, ये आपको थोड़ा याद रखना है। देखो, पेंजिया दो भाग से बना था, एक अंगारा लैंड से बना था, एक गोंडवाना लैंड से बना था। अंगारा लैंड उत्तरी भाग में है और जो गोंडवाना लैंड वो दक्षिणी भाग में है। मध्य में तैतीस सागर है और जो खारे पानी के झीलें वगैरह है वो तैतीस सागर के अवशेष है। राजस्थान को सबसे पहले भौतिक प्रदेशों में वीसी मिश्रा ने अपनी पुस्तक राजस्थान का भूगोल में 7 भागों में बांटा है। ठीक है, कौन कौन से 7 भाग है? पश्चिमी शुष्क क्षेत्र, अर्ध शुष्क क्षेत्र, नहरी प्रदेश, अरावली प्रदेश, पूर्वी कृषि औद्योगिक क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश और चंबल बीहड़ प्रदेश। ठीक है। फिर हरिमोहन सक्सेना ने अपनी पुस्तक राजस्थान का भूगोल में 4 भागों में बांटा है। जो 4 भाग है ये इंपॉर्टेंट 4 भाग है, जैसे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। ये कौन कौन से हैं देख सकते हैं आप। ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में आता है, ये अरावली है, ये पूर्वी मैदानी प्रदेश है, ये दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है। ठीक है। विशेषतः ये पूछा जा सकता है इनकी क्षेत्रफल और जनसंख्या से, तो ये पूरा देख लेते हैं। मरुस्थलीय प्रदेश है, मरुस्थलीय प्रदेश का युग कौन सा? प्लेस्टोसिन काल था। ठीक है। अरावली प्रदेश का जो काल पूछा जा सकता है तो प्री कैम्बियन काल से बनी है ये। और पूर्वी मैदानी का पूछा जा सकता है तो प्लेस्टोसिन काल से बनी है। और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश और क्रेटेशियस काल से बनी है। ठीक है। मरुस्थलीय क्षेत्र में क्षेत्रफल आपको पता ही है 61.11% है और जनसंख्या 40% निवास करती है। अरावली प्रदेश में क्षेत्रफल 9% है, जनसंख्या 10% निवास करती है। पूर्वी मैदानी प्रदेश में 23% जनसंख्या, 23% क्षेत्रफल है, 39% जनसंख्या निवास करती है। और क्षेत्रफल दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में क्षेत्रफल है 6.89% है और जनसंख्या 11% निवास करती है। ठीक है। ये पूछा जा सकता है कि जो ये मरुस्थलीय क्षेत्र है वो तैतीस सागर का अवशेष है और अरावली क्षेत्र गोंडवाना लैंड का अवशेष है। पूर्वी मैदानी क्षेत्र तैतीस सागर का अवशेष है और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश तो गोंडवाना लैंड का अवशेष है। ठीक है। अब पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की बात करते हैं। तो 7 वर्ष पूर्व प्लीस्टोसिन युग राजस्थान में वनों की उपस्थिति थी, लेकिन अब यह थार मरुस्थल है। पहले वन थे लेकिन अब यह थार का मरुस्थल है। थार का मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार भारत में है। कौन कौन से राज्य में है भारत के? तो पंजाब में है, हरियाणा में है और राजस्थान में और गुजरात में भी है। मैंने अभी बताया कि 61.11% है, इसका मतलब आप 62% लेके चल सकते हैं। ठीक है। राजस्थान का मरुस्थल क्षेत्र 16 जिलों में फैला हुआ है। श्रीगंगानगर में है, हनुमानगढ़ में है। जितने भी पश्चिमी जिले हैं उनमें बीकानेर है, चूरू, श्रीगंगानगर, सीकर, जैसलमेर, जोधपुर, फलौदी, बाड़मेर, बालोतरा, ब्यावर, पाली, नागौर, डीडवाना, कुचामन और जालौर में। ठीक है। आगे बात करें, अरावली के कितने ज़िले फैले हुए हैं? देखो, अरावली के पश्चिम में स्थित 17 जिले, सिरोही 17 जिले है। अरावली के पश्चिम में कितने जिले हैं? तो 17 जिले हैं। सिरोही अरावली के पश्चिम में स्थित है लेकिन मरुस्थल में नहीं है। मरुस्थल का विस्तार लगातार पश्चिम से पूर्व की ओर हो रहा है, ये भी पूछा जा सकता है। राजस्थान में 61.11%, लगभग 2/3 भाग रेगिस्तान में है। ठीक है। राजस्थान के 1,75,000 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है कौन? मरुस्थल। पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र का सामान्य ढाल उत्तर पूर्वी से दक्षिण पश्चिम की ओर है। ठीक है। और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की समुद्र तल से औसत ऊंचाई लगभग 300 मीटर है और दक्षिण भाग की ऊंचाई है 150 मीटर है। ठीक है। और थार के मरुस्थल में का दक्षिणी भाग समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई पर है। पिछले दशक में सर्वाधिक उल्कापिंड थार के मरुस्थल में गिरे हैं। थार का मरुस्थल विश्व का सबसे घना और सर्वाधिक आबादी वाला मरुस्थल है, सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है। ग्रेट पैलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल के पूर्व में स्थित है। आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर अवसादी चट्टानें पाई गई है जिनमें कोयला और पेट्रोलियम पाया जाता है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान का सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला प्रदेश है। ये पूछा जा सकता है कि जैसलमेर पश्चिमी मरुस्थल में तो जैसलमेर आता है, सर्वाधिक दैनिक तापांतर यहाँ पर है और सर्वाधिक जो वार्षिक तापांतर है वो सूरू में है। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने मरुस्थलीय प्रदेश को रुक्ष प्रदेश कहा, ये भी सवाल पूछा जा सकता है।
डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने मरुस्थल क्षेत्र को रुक्ष प्रदेश कहा। और चीनी यात्री ह्वेनसांग आया था, उसने कहा था आपके गुजरात रहा। राजस्थान का आगे बढ़ना, मरुस्थल का विस्तार, मरुस्थलीकरण या रेगिस्तान का मार्च कहा जाता है। इसके लिए नाचना गांव जैसलमेर का प्रसिद्ध है। 50 सेंटीमीटर सम वर्षा रेखा जो है राजस्थान को 2 भागों में बांटती है, ये भी आपको याद रखना है। यह वर्षा रेखा मरुस्थलीय प्रदेश की पूरी सीमा तथा अरावली की पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में बांटती है। 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें 2 भाग आते हैं, एक तो शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र। शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र की बात करते हैं तो जिसमें बीकानेर, जैसलमेर, फलौदी, बाड़मेर, बालोतरा, जिसमें 0 से 25 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। सम क्या होता है? वनस्पति रहित और न्यूनतम वर्षा वाला स्थान होता है। लाटीसीरी क्षेत्र जैसलमेर में पोखरण से मोहनगढ़ तक, जैसलमेर में पोखरण से मोहनगढ़ तक 80 किलोमीटर लंबी पृथ्वी के अंदर बहती हुई मीठे पानी की जल धारा है। 2007 में काजरी के वैज्ञानिकों ने खोजी गई थी। इस जल भूपट्टी को लाटी सीरीज कहते हैं। इसमें कौन कौन सी घास पाई जाती है? जैसे कि सेवन है, दामन है, करड़ है। पूछा जा सकता है सेवन और दामन और करड़ क्या है? तो एक घास है, स्वादिष्ट घास है, ठीक है। चंदन क्या है? लाटी सीरीज क्षेत्र के पास में एक थार का गड़ा है, थार का गड़ा कहते हैं जिसे। मीठे पानी का जल कूप है जिसे राजस्थान का थार का गड़ा कहते हैं। जोरासिक युग में चट्टानें जैसलमेर और बाड़मेर में मिली है। आकलवुड फॉसिल पार्क, ये भी सवाल बहुत बार आता है बीएसटीसी के लिए, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आकलवुड नेशनल वुड फॉसिल पार्क जैसलमेर में 18 करोड़ वर्ष पूर्व कास्ट दिवस में मौजूद है, ठीक है। बाप फलोदी जो बाप है वो बाप बोल्डर, बाप फलोदी में पर्मियन कार्बोनिफेरस काल के हिमकृत गोलाश्म के अवशेष मिले। कहाँ पर मिले हैं? बाप फलोदी में। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश की तरह और बालू का स्तूप युक्त प्रदेश की तरह, ये सवाल पूछा जा सकता है। कहाँ मिलते हैं बालू का स्तूप? मुक्त प्रदेश, फलोदी है, पोखरण है, बालोतरा के मध्य मुक्त प्रदेश मिलते हैं, ठीक है। चट्टानी मरुस्थल का भाग टीला रहित जैसे हमादा कहते हैं। कितना परसेंट है ये? पश्चिमी मरुस्थल का 41.50% है। और बालू का स्तूप युक्त प्रदेश की तरह 58.50%। सर्वाधिक बालू का स्तूप जैसलमेर में स्थित है। आपको याद रखना, बालू का स्तूप जो मुक्त प्रदेश है वो जैसलमेर, पोखरण और बालोतरा में फैला हुआ है, जबकि युक्त प्रदेश वो सिर्फ का है, जैसलमेर में है। अब ये आपको परसेंटेज पूछा जा सकता है, ये 41.50% है, ये 58.50% है। आगे बात करते हैं अर्ध शुष्क क्षेत्र की, क्योंकि इसको 2 भागों में बांटा गया था। हम दूसरी बात करते हैं अर्ध शुष्क क्षेत्र में राजस्थान का बांगर कहते हैं। कहाँ पाया जाता है? देखो, अर्ध शुष्क क्षेत्र को 4 भागों में बांटा गया, ये भी पूछा जाएगा। घग्गर का मैदान, शेखावटी, नागौरी उच्च भूमि और लूणी बेसिन, ठीक है। तो श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, डीडवाना, कुचामन, नागौर, जोधपुर और पाली में फैला हुआ है। 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा तक है। घग्गर का मैदान कहाँ फैला हुआ है? तो श्रीगंगानगर में, हनुमानगढ़ में। घग्गर नदी द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी से बना घग्गर के पाट के हनुमानगढ़ में क्या कहते हैं? नाली के नाम से जाना जाता है, ठीक है। शेखावटी क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं? सूरू आता है, सीकर आता है, झुंझुनू आता है। और इस क्षेत्र में जमीन के नीचे सोने की परत पाई जाती है। वर्षा का जल सोने की परतों में बहता है, इसलिए इसे आंतरिक प्रवाह की नदी कहते हैं, आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। जैसे वो कांदले नदी यही बहती है। सोने के पत्थर के कारण यहाँ अधिक गर्मी और अधिक सर्दी पड़ती है। यह प्राचीन काल में नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी जो अब अनुपजाऊ हो गई है, अनुपजाऊ मिट्टी को बांगर कहते हैं, इसलिए शेखावटी क्षेत्र को बांगर प्रदेश भी कहते हैं। आगे बात करते हैं नदियों द्वारा लाई गई अनुपजाऊ मिट्टी को खादर कहते हैं। उपजाऊ मिट्टी है उसे खादर कहते हैं। खादर को एक नवीन मिट्टी भी कहते हैं। शेखावटी क्षेत्र में घास के मैदान और पशु चारागाह को बीड़ कहते हैं। शेखावटी क्षेत्र में प्रमुख नदी जो भी मैंने बताया था कांदले नदी है। कांदले नदी का क्षेत्र क्या कहलाता है? तोरावटी कहलाता है। यहाँ की पहाड़ियाँ तोरावटी की पहाड़ियाँ कहलाती हैं। शेखावटी क्षेत्र में वर्षा का जल बनाए रखने के लिए कच्चे कुएं को क्या कहते हैं? जौड़ कहते हैं, ठीक है। नागौरी उच्च भूमि क्योंकि हमने घग्गर नदी की बात करती, शेखावटी क्षेत्र की बात करती, अब नागौरी उच्च भूमि की बात करते हैं। शेखावटी प्रदेश और लूणी बेसिन के मध्य नागौर और डीडवाना कुचामन में भूमि को ऊँची उठी हुई दिखाई देती है। देखो, नागौरी उच्च भूमि कितना परसेंट है? 300 से 50% पर है, ठीक है। 300 से 500% पर आपको ये जो मीटर पर है वो आपको याद रखना है। इस क्षेत्र में सर्वाधिक खारे पानी के जिले पाए जाते हैं। खारे पानी के जिले कौन कौन से हैं? सांबर है, डीडवाना है और कुचामन है। अजमेर और नागौर के जल में फ्लोराइड होने के कारण फ्लोरोसिस रोग हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर कुबड़ पट्टी
ये देखो कुबड़ पट्टी आ गई। क्लोरोसिस रोग हो जाता है जिसे दांत पीले पीले हो जाते हैं, पीठ झुक जाती है, व्यक्तियों में कुबड़पन की समस्या हो जाती है, इसलिए कुबड़ पट्टी या बाका पट्टी या हॉच ब्लैड कहते हैं इसको। ठीक है, बाका पट्टी हॉच ब्लैड भी कहा जाता है। जायल ये कहाँ पाई जाती है? जायल से पूछकर तक इसका छात्र विस्तृत है। जायल से पूछकर तक इसका छात्र विस्तृत। गोडवाड़ा प्रदेश या लूणी बेसिन पाली, बिलाड़ा, जोधपुर, जालोर क्षेत्र में विस्तृत है और लूणी व इसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है। गोडवाड़ा क्षेत्र में पाली आता है, जोधपुर आता है, जालोर का विस्तृत क्षेत्र है। इसमें नदी कौन सी है? लूणी नदी। लूणी और उसकी सहायक नदी जितनी भी है वो सब ये क्षेत्र है। ठीक है, इसमें लूणी नदी बेसिन, लूणी बेसिन जो है लूणी जॉय बेसिन कहते हैं इसको। छप्पन की पहाड़ियाँ मोकलसर गांव में बालोतरा से सिवाना तक 11 किलोमीटर लंबी छप्पन की पहाड़ियाँ समूह छप्पन की पहाड़ियों का समूह है। इनमें ग्रेनाइट पाया जाता है। नाकोड़ा पर्वत बालोतरा पर जैन धर्म का पार्श्वनाथ का मंदिर है जिसे नाकोड़ा भैरव कहते हैं। छप्पन की पहाड़ियाँ पिपलू बालोतरा में हल्देश्वर महादेव जी का मंदिर है, को याद रखना है। पिपलू बालोतरा को रेगिस्तान का माउंट या राजस्थान का लघु माउंट कहा जाता है। पूछा जा सकता है, बहुत बार पूछा गया है, राजस्थान का लघु माउंट किसको कहते हैं? पिपलू हल्देश्वर पहाड़ी। ठीक है, सेदरा ब्यावर में सर्पाकार चट्टानें मौजूद हैं। मालानी अग्नेय सेल्स मुख्यतः सिवाना, बालोतरा व जालोर की ग्रेनाइट तथा ज्वालामुखी रायोलाइट चट्टानों का निर्माण करते हैं। ये पहाड़ी गुंबदाकार इंसेंस रेगिस्तान क्षेत्रों में ढालनुमा पाए जाने के कारण खड़ी चट्टानें हैं। इन सेल्स के आधार पर जालोर, सांसोर और ग्रेनाइट उद्योग खूब पनपता है। आबू पर्वत के मुख्य तो ग्रेनाइट से बने हैं। अब बालूका स्तूप की बात करते हैं। बालूका स्तूप क्या है? रेत के टीले जिन्हें ढोरे भी कहते हैं। बालूका स्तूप मुख्य रूप से मरुस्थल में मिट्टी के अपरदन निष्पेक्ष से बनते हैं। गतिशील ढोरों को दरियन, जैसलमेर में क्या कहते हैं? दरियन कहते हैं। ठीक है, बालूका स्तूप के प्रकार कौन कौन से? पवन की गति के अनुसार, जो पवन की गति के अनुसार चलते हैं उसे क्या कहते हैं? अनुदैर्घ्य। और जो पवन की गति से समकोण में चलते हैं उसे कहते हैं अनुप्रस्थ कहते हैं, वो याद रखना है। देखो, पवनों के समानांतर अनुदिश बनते हैं उसे क्या कहते हैं? रेखीय बालूका स्तूप। अनुदैर्घ्य बालूका स्तूप कहते हैं या पवनानुवर्ती बालूका स्तूप भी कहते हैं। ठीक है, ये बालूका स्तूप सर्वाधिक घग्गर नदी, देशदती नदी के घाटी में मिलते हैं। सर्वाधिक कहाँ मिलते हैं? जैसलमेर और बाड़मेर में। अनुप्रस्थ बालूका स्तूप की बात करें, पवनों की दिशा के समकोण, मैंने अभी बताया था कि जो अनुप्रस्थ बालूका स्तूप है वो समकोण में या लंबवत में बनने वाले बालूका स्तूप है। पूगल बीकानेर के चारों ओर, सूरतगढ़, श्रीगंगानगर, चूरू और झुंझुनू में मिलते हैं। ठीक है, अवरोधी बालूका स्तूप कौन कौन से हैं? ये किसी अवरोध, झाड़ी, पेड़, पहाड़ियों के कारण बनते हैं। पुष्कर और नाग पहाड़ में मिलते हैं। बरखान अर्धचंद्राकार बालूका स्तूप सर्वाधिक गतिशील है, इसलिए मरुस्थलीकरण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी बालूका स्तूप है। इनका पवनानुमुखी ढाल और पवन विमुखी ढाल तीव्र होता है। कहाँ पाए जाते हैं? बरखान या अर्धचंद्राकार बालूका स्तूप पालेरी, चूरू में, सीकर, लूणकरणसर, बीकानेर, ओसिया, जोधपुर और डीडवाना, कोसामन में पाए जाते हैं।